बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर का, हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम। तो आपको पता है हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक मास जो स्प्रिंग के साथ अटैच होता है ये हॉरिजेंटली अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो इसकी जो मोशन है वो हम साबित करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले जो बॉडी होती है उसकी कंडीशन ये होती है कि उसका एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन हो, यानी ए जो है वो प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। ये इक्वेशन जो है वो प्रूव होनी चाहिए किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो। तो देखें, जब हम इस पार्टिकल को जो स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है इसको खींचते हैं, तो खींचते हैं मीन्स फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने पर उसमें एक्सेलेरेशन पैदा होता है। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक उसको हम लिखते हैं कि ये बराबर होता है F इज़ इक्वल टू एम ए। तो जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाई है मास को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के लिए, तो वो फोर्स किसके बराबर है, एम ए के। तो आपको पता है जब हम मास को खींचेंगे तो स्प्रिंग के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो क्या करेगी, अपने पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। स्प्रिंग जो हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा वो जो फोर्स होगी वो बराबर होगी F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हुक्स लॉ ने हमें ये इक्वेशन दी है। हुक के कानून के मुताबिक स्प्रिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा वो बराबर होगा F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स के। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। तो एम ए बराबर आ जाएगा माइनस के एक्स के। यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो ए बराबर आ जाएगा माइनस के ओवर एम एक्स। तो के जो है वो कांस्टेंट है, एम जो है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि मास जब अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करेगा तो मास की वैल्यू चेंज तो नहीं होती, वही मास आगे पीछे मूव करता है। तो इस केस में जो है वो मास की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो इसलिए ये के और एम दोनों ही कांस्टेंट है। तो के ओवर एम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने लिख लिया ए बराबर है माइनस कांस्टेंट एक्स। और अगर हम इस इक्वेशन को प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाता है ए प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। तो ये इक्वेशन जो है वो हमने प्रूव कर दी है कि ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है जो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है इसकी वाइब्रेटरी मोशन भी इसी तरीके से हो रही है कि इसका जो एक्सेलेरेशन है वो इसकी मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने साबित कर दिया कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अब हम इसकी जो है ना वो वैल्यू निकालते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो देखें, एक तो हमने एक्सेलेरेशन की वैल्यू ये निकाली है माइनस के ओवर एम एक्स। एक हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के मुताबिक ए बराबर होता है माइनस ओमेगा स्केयर एक्स के। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को बराबर कर देते हैं, ये भी उसी ए की वैल्यू है, ये भी उसी ए की वैल्यू है। इक्वेशन 3 और 4 दोनों एक्सेलेरेशन की वैल्यूज़ हैं, तो इनको हम बराबर रख देते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओमेगा स्केयर बराबर आ जाएगा के ओवर एम के। तो ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ले लेंगे। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ओमेगा बराबर है के ओवर एम अंडर रूट। ये वही कांस्टेंट है यहाँ पर, ये कांस्टेंट जो है ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा जो है वो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करता है। तो हमने देख लिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, के ओवर एम। हमने याद रखना है ये ओमेगा की वैल्यू हम मास स्प्रिंग सिस्टम में भी निकालते हैं, सिंपल पेंडुलम में भी निकालते हैं। वहाँ ओमेगा की वैल्यू एल ओवर जी आएगी और यहाँ जो है वो ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, के ओवर एम आ रही है। तो अपने याद रखना है सिंपल पेंडुलम में ओमेगा की वैल्यू कुछ और आएगी, इसमें कुछ और आई है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने याद रखना है भाई मास स्प्रिंग सिस्टम में ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, के ओवर एम के बराबर होती है। अब हम टाइम पीरियड की डेफिनेशन करते हैं और उसका फार्मूला लिखते हैं। तो टाइम पीरियड आपको पता है एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन, एक साइकिल कंप्लीट करने का जो वक्त होता है ना उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और ये जनरल फार्मूला है टाइम पीरियड की वैल्यू निकालने का, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू हम ये ऊपर निकाल चुके हैं। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा वाले फार्मूले में हम ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आ जाएगा,
ये हमने इस फार्मूले में ओमेगा की वैल्यू पुट की, तो मास स्प्रिंग सिस्टम की टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई टी इज इक्वल टू 2πm/k। तो इसमें आप देख सकते हैं जो सादा मास स्प्रिंग सिस्टम है उसका जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एम की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जितनी एम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका जो टाइम पीरियड है वो उतना ही ज़्यादा होगा। इसमें स्प्रिंग की लंबाई वगैरह जो है वो टाइम पीरियड के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि टाइम पीरियड के फार्मूले में स्प्रिंग की लंबाई का कोई जिक्र नहीं है, स्प्रिंग के मटेरियल का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, स्प्रिंग की जो सॉफ्टनेस है या हार्डनेस है वो असरअंदाज होगी, क्योंकि के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी के की हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में बताता है। अगर स्प्रिंग हार्ड होगा तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर स्प्रिंग जो है वो नरम होगा तो के की वैल्यू कम होगी। तो ये आपने याद रखना है। मास स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एम और के की वैल्यू पे डिपेंड करता है। एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने ये भी इसको देखना है कि अगर मास स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है टी इज इक्वल टू 2πm/k, अगर हम मास को डबल कर दें तो तब उसके टाइम पीरियड पे क्या असर होगा, अगर हम उसके मास को हाफ कर दें तब उसके टाइम पीरियड की पे क्या असर होगा। इस तरीके से जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो भी आपको तैयार होने चाहिए। तो टाइम पीरियड की तो हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली है, उसका फार्मूला भी देख लिया है। अब हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, 1 सेकंड में कोई पार्टिकल कितने साइकिल्स मुकम्मल करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का उलट होती है। तो हमने ये लिख लिया है, फ्रीक्वेंसी जो है वो f1/t के बराबर है। टी की वैल्यू तो ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो अगर हम नीचे टी की वैल्यू पुट कर दें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/t/m²। जो टी की वैल्यू होगी ना उसको हम उलट कर देंगे तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। इसी तरीके से हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल चुके हैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए, x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी। इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास एक और फार्मूला आ जाएगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम करने का। तो हमने सिर्फ ओमेगा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है, x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा की जगह पर हमने लिख लिया k/m√t। तो ये हमारे पास दो फार्मूले हो गए, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम करने के, एक ये वाला फार्मूला हो गया और एक हमारे पास ये वाला फार्मूला हो गया। इसी तरीके से अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो हमने वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू ओमेगा x0 का स्क्वायर माइनस x²√। तो यहाँ हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, k/m√, आ जाएगी। अंदर जो है वो आ गया x0 का स्क्वायर माइनस x²। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि k/m का भी अंडर रूट है, x0 का स्क्वायर माइनस x² का भी अंडर रूट है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा k/m इंटू x0 का स्क्वायर माइनस x² अंडर रूट। इस तरीके से ये इकट्ठा आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ से x0 का स्क्वायर कॉमन लेना। तो ये हमने x0 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ क्योंकि x0 मौजूद था तो इसकी जगह पर ये 1 आ गया, यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो आपने ये तरीका यहाँ से ख्याल से कॉमन लेना है। देखें, तो हमने x0 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो इस जगह पर था तो इस जगह पे 1 आ गया, इस यहाँ पर नहीं था x0 का स्क्वायर, तो ये नीचे हमने डिवाइड कर दिया। अब ये जो x0 का स्क्वायर है इसको हमने बाहर निकालना है, ये जो हमने कॉमन लिया है x0 का स्क्वायर, क्योंकि x0 का स्क्वायर ये अंडर रूट के अंदर है तो हम इसको अंडर रूट स्क्वायर से ख़त्म करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो मालूम करने का फार्मूला आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा x0 k/m1 माइनस x²/x0 का स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम किसी भी पोजीशन पर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम मीन पोजीशन पर करते हैं, तो आपको पता है मीन पोजीशन पर जो प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है x, वो क्या होता है, 0। तो इस फार्मूले में हम ऊपर x की जगह पर क्या पुट कर देते हैं,
ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो x की जगह पर ज़ीरो पुट करने से क्या होगा, देखें x की जगह पर ये हमने ज़ीरो पुट किया तो ये वैल्यू बन गई ज़ीरो ओवर एक्स स्क्वायर। ज़ीरो ओवर एक्स स्क्वायर क्या होगा, ज़ीरो। तो वन माइनस ज़ीरो क्या आएगा, वो भी वन ही आ जाएगा। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी v इज़ v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर एम अंडर रूट। ये मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। वी नॉट ज़ाहिर करता है मीन पोजीशन पर वेलोसिटी की वैल्यू, और ये क्या आ गई है, मैक्सिमम है। आपने याद रखना है कि जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है उसकी मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है ना, वो उसकी पीक वेलोसिटी यानी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए जिसम की पीक वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, एक्स नॉट के ओवर एम अंडर रूट। अब हम जो है उसकी मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू देखते हैं, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है ना उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखें एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स किसके बराबर होगा, एक्स नॉट के। तो ये जो ऊपर फार्मूला है ना एक्स ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर, इसमें एक्स की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट पुट करेंगे। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा वन माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स नॉट। ऊपर भी एक्स नॉट आ जाएगा, नीचे भी एक्स नॉट आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, और वन माइनस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अगर हम इस फार्मूले से भी निकालें तो x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट, क्योंकि वेलोसिटी का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर फासला एक्स नॉट के बराबर होता है, तो ये एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। अच्छा, ये जो फार्मूला ये वाला, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो ये v बराबर है एक्स नॉट के ओवर एम अंडर रूट और वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। इसमें ये वाली जो टर्म है वो आपको पता है ये मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर है, जिसको हमने किससे ज़ाहिर किया है, वी नॉट से। तो अगर हम इस फार्मूले को इसकी वी नॉट की वैल्यू पुट करें तो ये बराबर आ जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास। ये भी आपने तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, और इसमें से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। जैसे हमने टाइम पीरियड का फार्मूला निकाला है, फ्रीक्वेंसी का निकाला है, ये फार्मूले आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। टाइम पीरियड की वैल्यू कब बढ़ती है, कब कम होती है, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ सकती है, फ्रीक्वेंसी कैसे कम हो सकती है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी, वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी। जैसे ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की हैं, मीन पोजीशन पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है तो ज़ीरो पुट की है, तो हमारे पास ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। एक्सट्रीम पोजीशन पर हमने एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पुट की है, तो जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या आ गई, मिनिमम आ गई। और इसी तरह ये हमने वेलोसिटी का रिलेशन देखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी के दरमियान जो है वो रिलेशन देखा है। तो ये आपने टॉपिक जो है वो तैयार करना है।